लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। लॉरेंस गैंग आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी घोषित किया है। गैंग की संपत्ति जब्त कर सकती है सरकार, गैंग के बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं। आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल है अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जी हां, जो कनाडा अब तक लॉरेंस बिश्नोई के लिए सेफ हेवन बना हुआ था, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाले को मारने की प्लानिंग की थी, अब उसी देश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस अनाउंसमेंट का मतलब क्या है? क्या होगा अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ? क्या सिर्फ कनाडा तक ही रहेगी ये बात, या फिर दुबई और दूसरे देशों तक भी कुछ होगा? और अंत में सबसे बड़ा सवाल कि भारत में अब लॉरेंस के साथ क्या सलूक होगा? वो लॉरेंस बिश्नोई जिसे लोग जेल में बंद देशभक्त कहते हैं, जिस लॉरेंस को बहुत लोग भारत के दुश्मनों का काल मानते हैं, जो लॉरेंस जेल के अंदर से भी भगत सिंह की कविताएं पढ़ता है, जिसे एक तबका मसीहा मानता है, वही लॉरेंस बिश्नोई और उसका पूरा गैंग अब आतंकी घोषित हो गया है। सवाल यह भी है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई रातों रात आतंकी कैसे घोषित हो गया? अब इसे समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी समझनी होगी। कनाडा के वैंकूवर में सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था। आसमान हल्का नारंगी था और हवा में ताजी सुबह की ठंडक थी। लेकिन इस शांत माहौल के बीच मनदीप सिंह, जो कि एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट टाइकून हैं, उसके दिल की धड़कनें तेजी से दौड़ रही थी और उनकी नजरें बार बार मेज पर रखे महंगे स्मार्टफोन पर जा रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से वो फोन उनके लिए कांटेक्ट करने का जरिया नहीं, बल्कि एक आतंक का प्रतीक बन चुका था। हर बार जब वो फोन बजता तो मनदीप को लगता जैसे उसके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। और आज सुबह वो डर फिर से सच साबित हुआ। फोन पर एक अननोन भारतीय नंबर से कॉल आया। मनदीप जानता था कि ये कौन हो सकता है। उसने तुरंत कांपते हुए हाथों से कॉल उठाया और दूसरी ओर से एक धीमी, संयमित लेकिन चट्टान जैसी कठोर आवाज आई। वो आवाज जो हजारों मील दूर भारत की एक जेल की चार दीवारी से निकलकर कनाडा के शांत उपनगरों तक पहुंच चुकी थी। आवाज आई, मनदीप सिंह, सुना है तुम्हारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले हफ्ते की कमाई का एक हिस्सा हमारे पास आना चाहिए था। क्या तुम भूल गए कि कनाडा में तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा अब किसका है? यह सिर्फ एक्सटॉर्शन नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी की कीमत है। अगर तुमने हमारे ऑडियो वीडियो मैसेज को सीरियसली नहीं लिया तो याद रखना, तुम्हारे रेस्तरां की रोशनी अगली दिवाली तक बुझ सकती है। यह धमकी थी लॉरेंस के तरफ से। और दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनदीप सिंह की नहीं थी। ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में साउथ एशियन बिजनेसमैन ऐसे सैकड़ों थे जो इसी खतरे के साए में जी रहे थे। पूरा माहौल डर और दहशत से भरा हुआ था। यही वो वजह थी जिसने कनाडा जैसी सेफ जगह की सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, जहां सीधे सीधे उन्होंने लॉरेंस को आतंकी ही बना दिया। अब देखो, कनाडा सरकार ने यूं ही किसी गैंग को आतंकवादी संगठन का टैग नहीं दे दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है यार। ऐसा तभी होता है जब कोई ग्रुप नॉर्मल क्राइम की हद पार करके सीधे सीधे देश की सुरक्षा और समाज का खतरा बन जाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मामले में पिछले 3 सालों में जो कुछ हुआ, उससे वहां के नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों की तो नींद उड़ गई थी। मेन मुद्दा क्या था? एकदम पक्का और संगठित डर फैलाकर वसूली करना कनाडा के अंदर। सोचो ना, कनाडा में ये गैंग काला बादल बनकर छा गया था। साउथ एशियन कम्युनिटी के बिजनेसमैन को लगातार धमकियां मिल रही थी, जिनमें छोटे दुकानदार से लेकर बड़े रियल एस्टेट वालों तक शामिल थे। वहां की होम मिनिस्ट्री ने बताया कि गैंग ने दर्जनों ऑडियो वीडियो मैसेज भेजे थे। ये संदेश इतने सीधे और क्रूर थे कि बेचारे बिजनेसमैन तुरंत हार मान लेते थे, पैसा दे देते थे। सिर्फ 3 सालों में इस गिरोह पर कनाडा में 35 के करीब क्रिमिनल केस दर्ज हुए।
यार इसका मतलब तो ये है कि ये एक पक्का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था कनाडा में इस गैंग का। जांच में ये भी सामने आया कि इस नेटवर्क ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की और मनी लॉन्ड्रिंग भी की। ये पैसा सिर्फ कनाडा के छोटे बिजनेस वालों से नहीं ऐंठा गया था, बल्कि इसे इंडिया और दुबई जैसे देशों में भी भेजा जा रहा था। ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा के सीएम ने तो पहले ही इस खतरा को भांप लिया था। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि बिश्नोई नेटवर्क अब नॉर्मल गैंग नहीं रहा, ये तो इंडिया, दुबई और कनाडा के बीच चलता हुआ एक खतरनाक इंटरनेशनल सिंडिकेट बन चुका है। सीधी बात है, छोटे बिजनेसमैन जो सालों से डर के साए में थे, उन्हें बचाने के लिए ये एक्शन लेना जरूरी था। उनकी जिंदगी, उनका धंधा सब इस खौफ के नीचे दबा हुआ था, तो सरकार को कुछ तो करना ही था, है ना। अब इस पूरे इंटरनेशनल पंगे की जड़ें कहाँ हैं पता है? कनाडा की चमक दमक से दूर भारत के पंजाब के एक छोटे से कॉलेज कैंपस में। यह कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की, एक सीधा साधा स्टूडेंट कैसे इंडिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर और फिर एक इंटरनेशनल आतंकी सरगना बन गया। ये तो जिंदगी का भारी ट्विस्ट है यार। 1993 में पंजाब के फाजिल्का में पैदा हुआ ये बंदा असल में तो एक अच्छे परिवार से था। उसकी कहानी टिपिकल गुंडों जैसे शुरू नहीं हुई थी। उसने शुरुआत की चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से, और यही उसकी लाइफ को एक खतरनाक टर्न मिल गया। कॉलेज का माहौल एकदम फुल ऑन एनर्जी वाला था। पॉलिटिक्स, पावर और दबदबा बनाने की होड़ चलती थी। लॉरेंस भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ गया। कैंपस में रौला, इन्फ्लुएंस और अपनी गैंग बनाना, बस यही सब उसे क्राइम की ओर खींचता चला गया। पहले तो ये सब छोटे मोटे झगड़े या इलेक्शन की प्लानिंग तक ही सीमित था, लिमिटेड था। पर भाई ये स्टूडेंट वाली लड़ाइयाँ ना जल्द ही खून खराबे में बदल गई। दबदबा दिखाने की जिद ने उसे क्राइम की दुनिया में उतार दिया। 2014 में वो पहली बार जेल गया। मजे की बात यह है कि जेल उसके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा ऑफिस बन गई। चारों तरफ से बंद जेल की दीवारों में ही उसका कंट्रोल रूम बन गई, जहां से उसने आराम से अपना नेटवर्क चलाया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई रातों रात नेशनल स्टार तब बना जब उसने बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को सबके सामने मारने की धमकी दे दी। यह धमकी काले हिरन वाले मामले पर थी, जो बिश्नोई कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। सोचो ना, एक जेल में बंद बंदा देश के सबसे बड़े स्टार को खुली चुनौती दे रहा था। यही तो उसकी नई पहचान भी थी। लेकिन जिस चीज ने उसके गैंग को सच में दुनिया भर में मशहूर कर दिया, वो था सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर। यह हत्या साफ साफ बदले की कार्रवाई थी, पर जिस तरह से इसे कई देशों से मिलकर अंजाम दिया गया, उसने तो सिक्योरिटी एजेंसियों को हिलाकर रख दिया था। आज की डेट में लॉरेंस पर हत्या, वसूली और क्राइम के 84 से ज्यादा केस दर्ज है, और वो 2014 से ही जेल के अंदर बंद है। पर जेल में होने के बावजूद उसका नेटवर्क तो और भी बड़ा हो गया है, बहुत ही विशाल। यार लॉरेंस बिश्नोई ने जेल को ही अपना मेन ऑफिस, हेडक्वार्टर बना लिया। उसका गैंग, जो कभी कॉलेज के दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप था, अब एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इसकी ताकत थी जबरदस्त कॉन्टैक्ट्स और बेइंतहा क्रूरता। आंकड़ों की माने तो इस नेटवर्क में अकेले इंडिया में 700 से ज्यादा शूटर्स फैले हुए हैं। ये सब अलग अलग राज्यों में एक्टिव है और बॉस के एक फोन पर किसी को भी निपटाने को तैयार रहते हैं। इन सारे गुंडों को संभालना किसी एक देश की पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि बिश्नोई गैंग के तार खालिस्तान आतंकी गुटों से भी जुड़े बताए जाते हैं। यार जब क्राइम और टेररिज्म मिल जाते हैं तो वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि हिंसा को सही ठहराने के लिए भी काम करते हैं। इस क्राइम और टेररिज्म के खतरनाक मिक्स का सबसे ताजा सबूत कनाडा के विनिपेग में दिखा। बिश्नोई गैंग ने खालिस्तानी आतंकी सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी खुलेआम ली थी। कनाडा की जमीन पर ऐसा करना एक सीधा मैसेज था कि हम इंटरनेशनल लेवल पर भी अब अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। यहां तक कि इनका बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री में भी दखल है। सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि गैंग ने वसूली के अलावा बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री में भी अपना रौला जमाया है। उनका निशाना अक्सर कनाडा में बसे इंडियन लोग होते हैं, ताकि उनकी दहशत ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैले।
मतलब ये गैंग अब सिर्फ इंडिया या दुबई तक सीमित नहीं है, ये लोग ग्लोबल प्लेयर बन चुके हैं और कनाडा को अपना सेफ जोन और वसूली का मैदान मान रहे थे। तो ऐसे में कनाडा सरकार का इतना बड़ा फैसला भाई यूं ही तो नहीं हो गया होगा, ये तो अंदरूनी पॉलिटिकल प्रेशर और सिक्योरिटी एजेंसियों की जबरदस्त डिमांड का नतीजा था। इसकी शुरुआत हुई 11 अगस्त को। कंजर्वेटिव पार्टी के पब्लिक सेफ्टी शैडो मिनिस्टर फ्रैंक कैमिंटो ने सीधे सीधे सिक्योरिटी मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखा था, जिसमें कैपुटो ने साफ साफ कहा लॉरेंस गैंग जो कर रहा है उसके हिसाब से इसे आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए। और उन्होंने ऐसा किस दम पर कहा था, वो तर्क भी दमखम वाले थे। उन्होंने कहा कि ये गैंग सिर्फ चोरी चकारी नहीं कर रहा है, इनकी हिंसा पॉलिटिक्स की वजह से होती है, धर्म के नाम पर होती है, जैसे कि सलमान खान के केस में, और इसके अलावा उनके अपनी आइडियोलॉजी की वजह से भी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिद्धू मूसेवाला का जो केस था। सबसे जरूरी बात, गैंग वाले अपनी क्रूर हरकतों को खुलकर सही ठहराते थे, उनका मकसद बस लोगों को डराना होता था। तो कनाडा के मुताबिक ये तो सीधा सीधा आतंकवादी है ना। कैपुटो के लेटर के बाद कनाडा के बड़े बड़े लीडर्स ने भी उन्हें सपोर्ट किया। फिर भाई जब सबने एक साथ इतनी जोर से आवाज उठाई तो सरकार को एक्शन लेना ही पड़ा। कनाडा अपनी जमीन पर एक इंटरनेशनल गैंग को ऐसी धमकियां देने की छूट नहीं दे सकता था। बस इसी प्रेशर के बाद लॉरेंस गैंग को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। कनाडा सरकार ने जब बिश्नोई को आतंकी संगठन कहा तो ये सिर्फ बोलने भर की बात नहीं थी, ये तो एक जबरदस्त लीगल हथियार था, इस पूरे नेटवर्क को जड़ से हिलाने की एक कोशिश। घोषणा के बाद कनाडा के सिक्योरिटी एजेंसियों को तुरंत बहुत सी पावर मिल गई। अब एजेंसियां गैंग से जुड़ी हर संपत्ति को तुरंत जब्त कर सकती है। इसमें कनाडा में खरीदे गए फ्लैट्स, लग्जरी कारें या वसूली के पैसों से किए गए सारे निवेश शामिल होंगे। गैंग के सदस्यों और उनके जान पहचान वालों के भी बैंक खाते को तुरंत बंद कर दिया जा सकता है। इसका मतलब वसूली का पैसा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। गैंग के लिए अपनी एक्टिविटीज के लिए पैसे जुटाना अब लगभग कनाडा में नामुमकिन होगा। आतंकी संगठन से जुड़े किसी भी बंदे पर अब नॉर्मल क्रिमिनल लॉ नहीं बल्कि बहुत कड़े आतंकवाद विरोधी कानून लगेंगे। सजा अब बहुत ज्यादा होगी किसी भी नॉर्मल क्राइम के मुकाबले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉरेंस तो यहां इंडिया की जेल में है, तो क्या ऐसे में इंडिया और कनाडा एक साथ मिलकर काम करेंगे? क्या कनाडा अब बिश्नोई नेटवर्क की जानकारी देने और बाकी एक्शन में इंडिया एजेंसियों के साथ हाथ मिलाएगा? क्योंकि उसके बगैर तो कनाडा पुलिस की कार्रवाई सिर्फ कनाडा तक ही रहेगी ना। कनाडा पुलिस का वो प्लान जिसमें वो सोचते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लॉरेंस पर लगाम सकेंगे, वो तो किसी सिरे पहुंचेगा ही नहीं। देखो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक कॉलेज ग्रुप से इंटरनेशनल आतंकी ग्रुप बनना आज की क्राइम की दुनिया की कड़वी सच्चाई दिखाता है। आज का क्राइम सिर्फ गोली और पैसों का नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल दोस्ती और डर फैलाने की स्ट्रेटजी का मिक्स कॉम्बिनेशन है। इसे रोकना आसान नहीं है, खास करके तब तक जब तक दोनों देश मिलकर काम ना करें, क्योंकि बॉस भारत में है और उसके गुर्गे हर जगह फैले हैं। गुर्गे को अगर आप भले ही मारिए काटिए, लेकिन बॉस तो अभी भी बरकरार है, जो नया गुर्गा, नया सेनापति, नया कमांडर क्रिएट करता रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में शूटर्स मारे जाते हैं। अभी तमाम जो बरेली में भी घटना हुआ दिशा पाटनी के घर पर, वहाँ पर गुर्गे तो मारे गए इनकाउंटर में जिन्होंने गोली चलाया था, लेकिन गोली चलाने का जिसने ऑर्डर दिया था वो तो कहीं दूर बैठे हैं, कहीं किसी देश में छुपे हुए हैं, और जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई हल निकलेगा नहीं। ठीक ऐसे ही इस केस में भी होगा। तो ऐसे में अगर कनाडा और भारत साथ मिलकर काम नहीं करेगी तो भले ही कोई भी आप फरमान निकाले, लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगा। हालांकि आपको क्या लगता है वो भी आप बताइएगा जरूर। बाकी अंत में आप सभी से आज एक सवाल भी है, क्या जिस तरह से कनाडा ने संगठित अपराध के खिलाफ खुलकर अपना विरोध दिखाया है और गैंग की कमर तोड़ने की तैयारी में है, ऐसे में अब भारत सरकार क्या करेगी? क्या यहां पर भी कुछ बड़ा होने वाला है? क्या भारत में भी अब इन ऑर्गेनाइज्ड गैंग के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी? क्या बिश्नोई गैंग का अब भारत में दबदबा कम होगा?
आपको क्या लगता है भारतीय सरकार क्या एक्शन लेगी और भारत के जितने भी राज्य की पुलिस है वो क्या करेंगी? जो भी आपको लगता है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।